मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय का जो पेपर द्वितीय है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो आपका 73वां संविधान संशोधन के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसमें कल जो आपसे चर्चा की वो फंक्शंस, 73वें संविधान संशोधन के फंक्शंस के बारे में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इन तीनों स्तरों के कार्यों के बारे में आपसे विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की। त्रिस्तरीय व्यवस्था में मैंने जो जिला परिषद का कार्य है उसके बारे में आपको मैंने बातें बताई, किस प्रकार से जिला परिषद में वित्तीय साधन, फाइनेंशियल सोर्सेज, आय जो किन साधनों से होती है उनके बारे में आपसे चर्चा की। उसी तरीके से पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, लास्ट में जो विलेज पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था के सबसे पहले जिला परिषद आता है, फिर पंचायत समिति आती है, फिर ग्राम पंचायत आता है, उनकी उपलब्धियों, इनके बारे में आपसे डिस्कस हुआ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत हैं, उनकी समस्याएं व कठिनाइयां, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था के सफल संचालन के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं या जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1, सबसे पहली जो समस्या या कठिनाई है वो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अशिक्षा, या दूसरे रूप में ये कह सकते हो कि जानकारी के अभाव में ग्रामीण जनता योजनाओं के बारे में पूरी तरीके से परिचित नहीं होती है और उन्हें लागू करने के लिए दबाव नहीं बना पाती है। तो अशिक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या कही जा सकती है। दूसरी जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो पुरानी परंपराएं प्रचलित हैं और किसी नई योजना को वो संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, साथ ही किसी नई व्यवस्था को स्वीकारने में अभी तक एक हिचक होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट दूसरी ये है कि धर्म तथा जातिगत भेदभाव से अभी भी लोग ऊपर नहीं उठ पाए, आप सभी को पता होगा। अतः समग्र विकास के लिए जो दृष्टि व सोच होनी चाहिए वो अभी तक पनप नहीं पाई है या अभी तक पैदा नहीं हुई है। एक और समस्या यह है कि वित्तीय कमी किसी भी अच्छे कार्यक्रम को अर्थहीन करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। योजनाएं चाहे कितने भी सुंदर शब्दों व आदर्श उद्देश्यों के साथ क्यों न बनाई जाए, यदि उन्हें पर्याप्त धन व प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तो वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और ये कठिनाई है कि भ्रष्टाचार का भूत है, इस भ्रष्टाचार के भूत ने संपूर्ण व्यवस्था को ही अपने शिकंजे में कस रखा है। आपको मालूम होगा ये सारी बात कि किस प्रकार से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अतः ग्रामीण परिवेश
उससे कैसे अछूता रह सकता है? तो प्रथम तो धन की कमी है, दूसरे प्रतिबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों की भी संख्या पर्याप्त नहीं है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण समस्या या कठिनाई है कि भ्रष्ट आचरण ने समस्या को और बढ़ा दिया है। यह प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक नेक्स्ट समस्या ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश की सामाजिक संरचना में कई प्रकार के वर्ग सक्रिय हैं, जो सदियों से सत्ता सोपान के उच्च पायदान पर बैठे हुए हैं और वो नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है, और वंचित वर्ग को ऊपर आने नहीं देते हैं, या यूं कह सकते कि ऊपर आने देने के मार्ग में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। यथास्थिति उनके अपने हित में है, अतः विकासात्मक योजनाओं व कार्यक्रमों को पूरी शिद्दत से वो लागू नहीं किए जा पा रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कठिनाई है कि ग्रामीण परिवेश की जो सामाजिक संरचना है वो इस प्रकार से ही बनी हुई है कि जो पूर्व में जो उच्च लोग हैं या जो सत्ता के सोपान के उच्च पायदान पर बैठे हुए हैं वो नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है, और जो नीचे है उनको ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब सवाल ये उठा कि ये पंचायत राज व्यवस्था के सफल संचालन के मार्ग में ये समस्याएं हैं, ये कठिनाइयां हैं, तो इन कठिनाई या समस्याओं का कैसे सुधार किया जा सकता है, या दूसरे रूप में ये कह सकते हो कि सुधार के लिए ऐसे कौन से सुझाव हैं जो इन पर एक प्रकार से सुझाव या अमल किया जा सके। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो अपनी कमियां व समस्याओं के बावजूद न केवल अस्तित्व है अपितु ग्रामीण आधुनिकीकरण की वाहन बन गई है, तो कुछ सुधारों के साथ उन्हें और सशक्त बनाया जा सकता है। तो वो कौन से सुझाव कहे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। नंबर 1 कि पंचायत राज व्यवस्था की इकाइयों को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य कि उनको और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है जो पंचायत राज व्यवस्था है, जैसे ग्राम पंचायत को या पंचायत समिति को या जिला परिषद को। दूसरी जो सुझाव है वो ये कहा जा सकता है कि वित्तीय सशक्ता पंचायती राज संस्थाओं को योजनाओं व कार्यक्रमों को अधिक सक्षमता से लागू करने में सहायक हो सकती है या होगी। एक सुझाव यह भी है कि योजनाओं व कार्यक्रमों के संबंध में ग्रामीण समुदाय को अधिक जानकारी प्रदान करने से लोगों में उत्साह जागेगा या उत्साह आएगा और वे उन योजनाओं को लागू करने के लिए शासन व प्रशासन से आग्रह करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ग्रामीण समुदाय को इसकी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है योजनाओं की। नेक्स्ट सुझाव यह है कि आर्थिक स्वायत्तता के लिए कर के व्यापक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये संस्थाएं अपने वित्तीय साधनों में पर्याप्त वृद्धि करके कार्यक्रमों व योजनाओं को समयबद्ध सीमा में पूरा कर सके। इसके अलावा एक सुझाव यह भी कहा जा सकता है कि विभिन्न विभागों में समन्वय और तालमेल से स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है, अर्थात समन्वय और तालमेल विभागों में होना बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट सुझाव ये है कि पंचायत राज व्यवस्था के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि इससे जुड़े प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि इसके लक्ष्यों को मिशन के रूप में ग्रहण करें, और यदि पूरी इच्छा व प्रतिबद्धता से किसी लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो बेहतर परिणामों को आना असंभावी है। यानी कि बेहतर परिणाम आ सकते हैं अगर हम दृढ़ संकल्प ये कर लें कि हमें ये कार्य करना है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में जो समस्या या कठिनाई हैं उनके ये सुझाव दिए गए हैं, और इन सुझावों से एक प्रकार से पंचायत राज और सुदृढ़ हो सकती है। तो 73वां संविधान संशोधन है ये यहीं आपका ख़त्म होता है। कल जो आपका ये ऑनलाइन कक्षा होगा इसमें 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, या उस विषय में कुछ हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।